हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टो जंगल। आज बहुत दिनों के बाद हम इस जंगल में आए हैं एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज जो लोग इंस्टाग्राम से आए हैं उनको टॉपिक पता होगा। द टॉपिक इज डोनाल्ड ट्रंप, हिज क्रेजी टैरिफ आइडियाज एंड द मैन बिहाइंड इट। एक्चुअली हम आज बात करने जा रहे हैं पीटर थील के बारे में एंड हिज क्रेजी टैरिफ थ्योरीज। ये सारा बवाल जो हो रहा है यूएसए में, ये ऐसा कहा जाता है कि ये सारा जो आइडिया है, टैरिफ का जो पूरा आइडिया है, जो पूरा ब्रेन चाइल्ड है, वो पीटर थील का ही है। तो आज हम दो बातें करेंगे फटाफट से। पहली बात, पीटर थील है कौन, इतना पावरफुल आदमी। दूसरी बात कि ये आइडिया क्या है पीटर थील का। और ये बात मैं अपनी मन से कुछ भी नहीं करूंगा, सारी जितनी हो सकेगा मैं ऑथेंटिक सोर्सेज को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओरिजिनल लिंक्स के साथ। आप उन वीडियोस को भी जाके जरूर देखना, जिससे कि आपका खुद का भी पर्सपेक्टिव डेवलप हो। नाउ सबसे पहली बात कि पीटर थील है कौन, उसके बाद बात कर लेंगे कि टैरिफ लगाया क्यों जा रहा है और इसका अमेरिका को क्या फायदा होने जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के क्रेजी आइडियाज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पीटर थील, हु इज पीटर थील। तो यूएसए में पेपैल माफिया एक है जो इस वक्त यूएस को रूल करता है। अशनीर ग्रोवर की एक रील सबने देख ली होगी। वो ये थी कि यूएसए को इस वक्त तीन लोग रूल करते हैं। नंबर वन, यूएस की मिलिट्री। यूएस मतलब दुनिया पे तीन चीजों की वजह से रूल करता है, यूएस की मिलिट्री। नंबर टू, डॉलर का डोमिनेंस। एंड नंबर थ्री, द यूएस टेक जाइंट्स। अब वो कौन है? इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग, क्योंकि उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतना सारा पैसा है कि वो कंट्रीज का हाथ मरोड़ सकते हैं। उसी में इस टेक स्पेस का जो सबसे सेंटर है, जो इस पूरी चीजों को देखता है, मतलब जिसने पिछले 25-30 सालों से इसे देखा है, वो है पीटर थील। इलॉन मस्क का बॉस रह चुका है पीटर थील। इवन टेस्ला को भी इनिशियल दिनों में इन्होंने ही मदद की थी। मार्क जकरबर्ग जब अपने फेसबुक आइडिया के साथ खेल ही रहे थे, तब ही वॉज द फर्स्ट इन्वेस्टर इन इट। और वो उनका बहुत बड़ा रोल है फेसबुक को बड़ा करने में या फेसबुक को ग्लोबल वर्ल्ड पे ले जाने में। और पेपैल माफिया जो बना, जहाँ से पेपैल आया, उसके बाद सारे लोगों ने अलग अलग जाके, उनमें से एक थील थे जो हु वाज द हेड ऑफ इट। एंड फिर उसमें से एक बंदा था इलॉन मस्क, जिसने अपना टेस्ला और स्पेसएक्स बना लिया। दूसरा था रीड हॉफमैन, जिसने लिंक्डइन बना लिया। बाकी कुछ और लोग थे जिन्होंने यूट्यूब बना दिया, शायद कैनवा बना दिया, इस तरीके की अलग अलग चीज़ें बना दी, ठीक है। तो दिस नाउ दिस इज द इवन इवन अभी जो यूएस का करंट वाइस प्रेसिडेंट है, जेडी वांस, पीटर थील उनके भी बॉस रह चुके हैं। इवन इट इज सेड कि जो पैसे बहुत खुले तौर पे यूएसए में होता है कि कोई भी बिजनेस यूएस प्रेसिडेंट को खुले तौर पे सपोर्ट कर सकता है, कोई भी बिजनेसमैन। तो पीटर थील ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें इतना पैसा दिया और अपना एक बंदा भी दिया यूएस का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये है पीटर थील की पावर। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उनकी आइडियाज आप उनके मुंह से भी सुन सकते हो टैरिफ के। बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इलॉन मस्क के इलेक्शन जीतने के बाद नवंबर में ही बोल दिया था। उन्होंने चेयर तो ली थी, ऑफिस तो लिया था जनवरी में, बट उन्होंने नवंबर में ही बोल दिया था कि ये टैरिफ किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, क्यों करना जरूरी है इसे। तो इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बार ये करना ही पड़ेगा और ये यूएस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। नाउ हम इसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल तीनों एंगल से समझेंगे और क्रिप्टो वाले एंगल से एंड में समझेंगे कि क्यों ये क्रिप्टो वाला एंगल किस तरीके से इसमें रिलेटेड है। नाउ व्हाट इज द पॉलिटिकल एंगल ऑफ इट। तो यूएसए में 4 स्टेट्स हैं, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन। यूएस जो दो तरीकों से दो स्टेट्स में बढ़ चुका है, दो कंट्रीज में बढ़ चुका है। रिपब्लिकन्स, एक लोग रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, दूसरे लोग पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब या तो ट्रंप को करेंगे या फिर जो बाइडेन को करेंगे। लेकिन ये 4 स्टेट्स जो है ना, ये बड़े मॉकटेरियन स्टेट्स हैं कि भाई इनके मतलब की बात जो करेगा ये उसी को करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से बनिए किस्म की ये स्टेट्स रहे हैं। ये दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी यूएसए की तरफ से, वो यही 4 स्टेट्स लीड करते थे। लेकिन जब डेमोक्रेटिक कंट्रीज बाद में आई धीरे धीरे, इंडिया सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, वैसे चाइना काय का डेमोक्रेटिक, पर ये सब जो छोटी कंट्रीज आई तो यहाँ लेबर सस्ती होने लगी। तो इनके पास जो कॉम्पिटिटिव एज था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। तो इन चारों स्टेट्स को कॉम्पिटिटिवली बहुत थप्पड़ पड़े इस तरह के, खासकर चाइना जैसी कंट्रीज से, और इनका धीरे धीरे करके जो पूरा डोमिनेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इनकी तरफ से आवाज उठने लगी लगातार 2012-13 से कि यार टैरिफ्स लगाओ, बाहर से जो चीजें आती हैं, हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो आते हैं चाइना, इंडिया, इन सब जगहों से, उसके ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगाते हो, हमें भी तो अपना बिजनेस चलाना है। पहले इन्होंने मांगा, फिर इन्होंने धमकियां देना शुरू की कि जो करेगा भाई हम उसी को वोट करेंगे, हमारे 4
हम 4 स्टेट्स के दम पे ही आप यूएस के प्रेसिडेंट बनोगे। तो ये बात है यूएस का प्रेसिडेंट बनने की। ट्रंप ने 16 में बातों बातों में कह तो दिया कि मैं कर लूंगा, बट इवेंचुअली उन्होंने कुछ भी नहीं किया और 20 तक कोविड आ गया, वो कुछ कर नहीं पाए, हार गए। जो बाइडेन का कभी भी ये आइडिया था ही नहीं, तो 20 में जीते पर उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया एंड इवेंचुअली वो भी हार गए 24 में। फिर ट्रंप को अब फाइनली ये बोलना पड़ा कि भाई इस बार मैं पक्का करूंगा, और इसीलिए वो पक्का से इस बार उन्हें करना पड़ रहा है। पहले उन्होंने इसलिए नहीं किया था बिकॉज ही न्यू इट कि इसके बहुत ज़्यादा बुरे इम्प्लीकेशंस हैं दुनिया के लिए, ग्लोबल ऑर्डर के लिए, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड के लिए, खुद अमेरिका की इकोनॉमी के लिए और अमेरिका के लिए भी। ठीक है, तो एक तो पॉलिटिकल मजबूरी है, दूसरी इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक्स कैसे चेंज हो रही है इसकी, जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है इसका। तो 16, 14 और 16 में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था चाइना, लेकिन 24-25 आते आते वो इतना पावरफुल हो गया कि जब टैरिफ लगाया अमेरिका ने ये सोच के कि हम चाइना से हफ्ता वसूली कर लेंगे, तो उन्होंने दो खींच खींच के उन्हें झापड़ लगाए। एक था बॉन्ड मार्केट की सेलिंग का झापड़। चाइना यूएस के 2 ट्रिलियन बॉन्ड्स को कंट्रोल करता है, और अगर किसी को नहीं पता है, जैसे स्टॉक मार्केट गिरती है, क्रिप्टो मार्केट गिरती है, तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बॉन्ड मार्केट गिरती है तो पूरा देश, जो सरकारें वो हिलने लगती है। इसलिए ट्रंप को बाहर आके बोलने लग पड़ा था कि बॉन्ड मार्केट इज ब्यूटीफुल, बॉन्ड मार्केट इज ब्यूटीफुल। एक्टिंग करने की कोशिश की मैंने, हुई नहीं मेरे से। ठीक है, तो बॉन्ड मार्केट इज ब्यूटीफुल, लेकिन एक थप्पड़ वो था, दूसरा थप्पड़ था रेयर अर्थ मेटल्स। इस फोन से लेके यूएस का प्रेसिडेंट जिस प्लेन में चलता है वो सब बनते हैं रेयर अर्थ से, रेयर अर्थ मेटल से। पर वो रेयर इसलिए मिलते तो हर जगह है, अभी इंडिया में भी मिले हैं लगभग $400 बिलियन के रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन उन्हें प्रोसेस सिर्फ चाइना करता है। 90% ऑफ द प्रोसेसिंग इज डन इन चाइना। तो अब यूएस चाइना का हाथ नहीं मरोड़ पाता, क्योंकि ये दो झापड़ वो जब मन करेगा तब यूएस को लगा देगा। तो अब ये आए हैं इंडिया और यहाँ से वसूली करने की, जितना ज्यादा यहाँ से वसूली हो सके वो हो जाए। एक एंगल और जियोपॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल ऑफ इट, कि यूएसए इतना बर्बाद है। आपने देखा होगा आज कि यूएस की इकोनॉमी से $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जॉब की रिपोर्ट खराब आई है। इतना ज्यादा फ्रजाइल है कि वॉरेन बफेट लेके बैठे हैं अपने $400 बिलियन की आज नहीं तो कल यहाँ बम फटेगा ही फटेगा। रे डैलियो ने कहा है कि मैं अपने 20% पैसे को बिटकॉइन में डाल रहा हूँ। द लेजेंडरी इन्वेस्टर रे डैलियो। मुझे नहीं भरोसा है यूएस इकोनॉमी पे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, अब ऐसे फ्रजाइल एनवायरनमेंट में किस तरीके से यूएस कमाता था, वो चाइना कमाता था। जो भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग से कमाता था ना, वो यूएस से गुड्स एंड सर्विसेज लेने में नहीं लगाता था, वो उन सारे पैसों को बैंक्स में डालता था। जो यूएस के 4-5 प्राइवेट बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, इस तरीके के बैंक्स। तो जब ऐसा होता था, जब ये इस तरह से, इसलिए जेपी मॉर्गन वगैरह बहुत ज्यादा एंटी रहते थे, वेल्स फार्गो वगैरह बहुत ज्यादा एंटी रहते थे कि भाई टैरिफ वगैरह लगा ही क्यों रहे हो, क्या जरूरत है इसकी। क्योंकि चाइना जितना ज्यादा यूएस को नुकसान करके पैसा बनाता था, उसको वो सेफ, सबसे सेफ दुनिया में कौन सी जगह है? यूएस और उसके बैंक्स, वहां डालता था पैसे 7-8% के रिटर्न के लिए। तो अमेरिका के नुकसान से दो लोगों का बहुत फायदा होता था, चाइना का, चाइना एज अ कंट्री का, और यूएस के प्राइवेट बैंक्स का। और बाकी पूरा अमेरिकन इकोनॉमी पिसती थी, इन्फ्लेशन बढ़ता था, डेट बढ़ता था, सब कुछ होता था। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल गया डोनाल्ड ट्रंप को, क्रिप्टो के रूप में, स्टेबल कॉइन्स के रूप में, कि जो सबसे इफेक्टिव यूज केस है क्रिप्टो का, वो है स्टेबल कॉइन। पहला यूज केस जो है कि आराम से 8% लगता है, अभी भी 7-8% लगता है, कोई बाहर से इंडिया में पैसा भेजना चाहे कहीं भी, जो स्टेबल कॉइन्स के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। तो इसी चीज को बुनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब लेके आए हैं जीनियस एक्ट, कि यहां से कोई भी बंदा स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। लेकिन स्टेबल कॉइन जब कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करेगा, कोई भी स्टेबल कॉइन को इशू करेगा, तो उसे अपने बैक एंड में खूब सारा डॉलर जमा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे हमने शुरू में बात की थी, 3 चीजों के चक्कर में ही यूएस ने पूरी दुनिया पे राज किया है। यूएस की मिलिट्री, यूएस का डॉलर और यूएस के टेक जाइंट्स, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। डॉलर पिछले 7-8, लगभग 10 महीनों में 7-8% गिर चुका है। 1 लाख होता तो अभी 94,000 के आसपास ही है। अब जब, इसीलिए रे डैलियो बिटकॉइन में 20% इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई भरोसा नहीं है इसका। तो जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो एक, जब डॉलर की डिमांड घटती जा रही है, इस तरीके से घट रही है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो है कि क्रिप्टो
की मदद ली जाए, स्टेबल कॉइन्स की मदद ली जाए। इसीलिए जीनियस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी बंदा चाहे, कोई भी मतलब जो जिसके पास ऑब्वियसली एक सर्टेन क्राइटेरिया, पर पहले इतना मुश्किल नहीं है। अब कोई भी कंपनी चाहे वो डीफाई हो, चाहे सेंट्रलाइज फाइनेंस हो, स्टेबल कॉइन्स इशू करे, डॉलर इशू करे, डिजिटल डॉलर, पर बैक एंड में खूब सारा डॉलर खरीदना पड़ेगा उसे। और किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा डर होता है सरकारी स्टेबल कॉइन्स, सरकारी चीजें ना आ जाएं, कंपटीशन ना आ जाए। स्टेबल कॉइन्स का सबसे बड़ा कंपटीशन था सरकारी स्टेबल कॉइन्स यानी सीबीडीसी। तो डोनाल्ड ट्रंप एंटी सीबीडीसी एक्ट भी लिया है कि चिंता मत करो, खूब दबा के डॉलर को डिजिटली मिंट करो, बैकएंड में बस हमारा डॉलर खरीदते रहो, ठीक है। तो डॉलर की डिमांड यहां से बढ़ाई गई। दूसरा, यूएस ट्रेजरीज जो हैं, जो मैंने अभी आपको कहा कि बॉन्ड मार्केट में सेलिंग हुई, 2 ट्रिलियन के आसपास का बॉन्ड है चाइना के पास, और उन्होंने वो बेचा तो यूएस की अकल ठिकाने आ गई। और अब कोई भी यूएस की ट्रेजरीज को खरीद नहीं रहा है, डिमांड नहीं है। जो यूएस डेट जनरेट करता है वो कहाँ से करता है, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना भाई। तो वो 10 ईयर बॉन्ड, 20 ईयर बॉन्ड, 30 ईयर बॉन्ड्स होते हैं, उनको गिरवी रखता था वो। लेकिन अब उसके खरीदार नहीं है, क्योंकि कंट्रीज को लगता है भैया इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये बस डॉलर छापते रहेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर का डेट था 2005 में, अभी है 35 ट्रिलियन डॉलर का। और इलॉन मस्क के हिसाब से जो बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है, अगले 5 सालों में यूएस बैंकरप्ट भी हो सकता है, 80 ट्रिलियन डॉलर चला जाएगा ये डेट इसी तरीके से। तो अब डिमांड नहीं आ रही, कंट्रीज को लग रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास पैसा छापो, यही है कि इनकी योजना है, पैसा छापो योजना। तो वो दे नहीं रहे हैं इनको, मतलब इनको डेट नहीं दे रहे हैं इनसे ट्रेजरी लेके, तो ट्रेजरी की डिमांड घट गई। इसी ट्रेजरी की डिमांड को, यूएस ट्रेजरी की डिमांड को बढ़ाने के लिए भी स्टेबल कॉइन, जीनियस एक्ट, एंटी सीबीडीसी एक्ट, इस तरीके की चीज़ें आई हैं कि इवेंचुअली ये डेट जो हमारा है वो डिजिटली यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं, ये बात वही जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो में भी बोला कि ये दोनों बात बोली है, स्टेबल कॉइन बिल्स के चक्कर में और टैरिफ के चक्कर में यूएस ट्रेजरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जीनियस एक्ट और टैरिफ, ये 2 चीज़ें हैं। तो खूब सारा टैरिफ लगाना और क्रिप्टो के थ्रू, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू, जो कहाँ मिंट होगा, इथीरियम की चेन पे। इसीलिए इथीरियम ने पिछले 1 महीने में 70% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। और इसीलिए यूएस की इकॉनमी की ऐसी हालत की वजह से ही बिटकॉइन इस तरीके से लगातार पंप किया है पिछले कुछ दिनों में। एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, ऑर्थर हेज वगैरह ने, सबने अपने बिटकॉइंस, इथीरियम और इथीना वगैरह बेचा है, बट वो वही है कि 15-20% का करेक्शन होगा तो अपॉर्चुनिटी होगी। बट ये आइडिया था पीटर थील, कौन था इसके बारे में बात कर ली। क्या उन्होंने पॉलिटिकल अपने एंगल्स बताए कि वो 4 स्टेट्स जो हैं उनको अगर जीतना है, फिर से रिपब्लिकन पार्टी को आना है, तो टैरिफ लगाना पड़ेगा। टैरिफ इन्होंने कोशिश की थी चाइना पे लगाने के लिए, पर वहाँ से 2 झापड़ पड़ गए, बॉन्ड मार्केट वाले और एक दूसरा झापड़ रेयर अर्थ मेटल वाला। तो ये घूम के आ गए इंडिया की तरफ। और अब डॉलर की डोमिनेंस को बचाए रखने के लिए और यूएस के ट्रेजरीज में जो डिमांड है उसे बरकरार रखने के लिए 2 इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं। एक तो कुछ जितना हफ्ता वसूली टैरिफ से कर पाए, दूसरा जीनियस एक्ट और एंटी सीबीडीसी एक्ट, और तीसरा एक्ट और है क्लैरिटी एक्ट, जिससे ये क्लैरिटी देंगे कि क्रिप्टोज, मतलब एक इस बात की क्लैरिटी कि भैया हम क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें हालांकि उन्होंने 3 नाम डाले हैं अभी, बिटकॉइन, इथीरियम और एक कार्डानो है, बाकी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज अभी है नहीं। तो ये पूरा गेम था। आई होप आपको समझ आया। इसमें काफ़ी कुछ था, जितनी मैंने वीडियोस 7-8 वीडियोस बनाई है, जो मैंने इस वीडियो में बोला है वो मैंने 7-8 वीडियोस में अलग अलग बहुत तसल्ली से समझाया इंस्टाग्राम की वीडियोस पे। यहाँ थोड़ा सा जंबल हुआ है इधर उधर, बट होपफुली जो लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो बहुत ईजिली समझ गए होंगे। और वीडियो को देखने के बाद, वीडियो शुरू करने से पहले और अभी तक में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और अगर ऐसा है, आपकी समझ में बहुत फ़र्क आया है, तो सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबा रहे आप? दबाओ, प्लीज़ दबाओ, लाइक करो, जिससे कि एल्गोरिदम, अगर लाइक नहीं करोगे या शेयर नहीं करोगे तो वही ये यूट्यूब का एल्गोरिदम को समझ नहीं आता है कि इसे आगे रिकमेंड करना है कि नहीं, इस बंदे के पास भेजना है कि नहीं। तो प्लीज़ डू इट, ओके, बाय बाय।